खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़न, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने सबसे पहले, अगर मैं शुरू से उनका तारुफ कराना शुरू करूं, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर शुरू से हम बात करना शुरू करें तो पाकिस्तान में रियलिटी शोज़ का जो ट्रेंड सेट किया वो इन्होंने किया। एक ऐसी शोबिस पर्सनालिटी हैं, एक ऐसे टेलीविजन होस्ट हैं जिन्होंने बहुत से रियलिटी शोज़ होस्ट किए, वीजे रहे, ARY म्यूज़िक के साथ काफ़ी अरसा लिंक्ड अप रहे, उसके बाद प्ले स्टेशन के साथ रहे, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और ना सिर्फ अपनी ये शोबिस की ज़िंदगी गुजारते हैं बल्कि दुखी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हेल्प की ज़रूरत है, हमेशा मौजूद रहते हैं। सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं एंड पूरी दुनिया में ये वो वाहिद शोबिस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सीरिया का दौरा किया, जिन्होंने बर्मा का दौरा किया, वहाँ जाकर मुसलमानों से मिले, वहाँ के हालात को देखा और खुद जाकर वहां पर ना सिर्फ ये कि यहां पर फंड्स इकट्ठे किए और भिजवा दिए और एक बैनर लगवा दिया कि मैंने बहुत सा सोशल वर्क किया है, खुद गए वहां पर, खुद उनकी हेल्प की। और दूसरा एटीट्यूड इनका, इनकी वो पर्सनालिटी जो स्ट्रबननेस, जिसको बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन बहुत से लोग इंस्पायर भी होते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो सच्चा होता है वो इस तरह का एटीट्यूड रखता है। वकार ज़का मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच। एक लंबी लिस्ट थी, शायद मैं बोलती ही चली जाती और टाइम खत्म हो जाता, लेकिन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या मसरूफियात चल रही हैं आज? बस सोशल मीडिया की कुछ कैंपेन्स हैं और आजकल मैं हर एक को ये सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, क्योंकि जब मैं चैनल के साथ भी काम करता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार हम कैसे आएँ, कैसे फील्ड में। तो मैं कहता हूँ कि आप उस टीवी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, आप बोलते अच्छा है, गाते अच्छा है, बात अच्छी करते हैं, तो आप टीवी चैनल पे क्यों जा रहे हैं? आप यूट्यूब पर डालें, पैसे भी बनेंगे आपके, और अगर जरा सा भी टैलेंट होगा तो चैनल आपको खुद कॉल कर लेगा। यू डोंट नीड टीवी चैनल के अब मैं वहाँ जाऊँ, लाइन में लगूँ, ऑडिशन दूँ। अब आप फेसबुक पर डालें, अगर आप में टैलेंट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वहाँ से बस वहीं से ज़्यादा पैसे, वहीं से पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप, उस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं, जैसे अभी भी आपने एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका बताया। ये किस तरह से लोगों पे आप क्या समझते हैं, क्या इन्फ्लुएंस डालता है? मैं असल में लकी इस तरह रहा कि जो मेरा शो था लिविंग ऑन द एज, वो असल में अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो गया। वो ऐसी चीज़ हो गया कि इंडिया बहुत कम लोगों को बात पता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार देखेंगे तो उसमें ये था कि जो लिविंग ऑन द एज था उससे फिर रोडीज एक शो था वो बना। तो वो क्योंकि इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है तो लोगों को लगता है शायद हमने उनसे शो किया है, लेकिन वो खुद एडमिट भी कर चुके हैं कि हमने यहाँ से आइडिया उठाया है। और वकार ज़का को हम फॉलो भी करते हैं और वो किसी को भी सर्च करने का ज़्यादा टाइम नहीं लगे उस शो की वजह से, क्योंकि उसका कंटेंट इतना इंटरनेशनल था। तो उसकी वजह से बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। बीच में जब पहली दफ़ा फेसबुक लॉन्च हो रहा था, ये बात है 2003 की, तो उन्होंने पाकिस्तान से कुछ लोगों को हायर किया, उनमें से हमें भी ईमेल आई हुई थी, हमें तो पता भी नहीं था क्या चीज़ है, यूज़ भी नहीं करते थे। 2007 में हमें जाके पता लगा वो इसकी तो ऑफर आई हुई थी। वहाँ से मुझे आइडिया ये हो गया कि रेडियो के बाद जैसे टीवी आ गया है, तो अब टीवी के बाद सोशल मीडिया आ गया, तो इट्स बेटर कि मैं अभी से शिफ्ट कर जाऊँ। शिफ्ट करने के बाद फिर वहाँ से पैसे बनने लग गए। अच्छा, पैसे बनने का एक नुकसान ये है कि अब गलत खबरें भी जो आपको नजर आती हैं, लोग कहते हैं यार ये सोशल मीडिया पे गलत खबरें क्यों आती हैं? इसलिए क्योंकि पैसा आ गया है, जितने व्यूज उतना पैसा। तो लोग कहते हैं जितनी बेकार भी न्यूज डाल दो, पकड़ने वाला तो कोई है नहीं। ये थोड़ा गलत हो रहा है। वो बिजनेस जो है, वो जब एलिमेंट आ गया, कमर्शियल एलिमेंट आ गया, तो वो फिर जो ऑथेंटिसिटी थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती गई और खराब होती गई। बिल्कुल सही। लिविंग ऑन द एज की अगर बात करें, और मैं खुद भी उसको फॉलो करती रही हूँ, मैंने देखा वो कॉन्सेप्ट क्या था, कहाँ से वो आइडिया आया, और वो जिस तरीके से वो सारा ऑडिशंस का भी दिखाया गया, क्योंकि नॉर्मली रियलिटी शोज में ये होता था कि अगर होते भी थे कि वो जनरली सिर्फ वो स्टूडियो बेस दिखा दिया, लेकिन ये शुरू से लेकर एंड तक पूरी जर्नी दिखाई गई और मुख्तलिफ तरह की चीजें, टास्क और डिफरेंट चीजें। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बेसिकली मैं एनडी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था, वहाँ से फिर मैं न्यूयॉर्क गया था दोस्तों के साथ। तो वहाँ पर CBS चैनल है, उनका एक शो चलता है सर्वाइवर सीरीज के नाम से, अभी भी चलता है वो रियलिटी शो था। उसको देख के मुझे बहुत एक क्रेज हुआ था, यार इस तरह के शोज पाकिस्तान में होने चाहिए। उस वक्त फेयर फैक्टर, बिग ब्रदर, बिग बॉस कुछ भी नहीं था। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो हमारा एक दोस्त था जो आर्मी का टेस्ट देने गया था, उसने आके बताया यार आर्मी के टेस्ट में ना ये सवाल हुआ। मैंने और क्या पूछा तुमसे? अच्छा, वो जो ऑडिशन का फॉर्मेट था ना, फिर मैं कुछ बहुत सारे दोस्त थे आर्मी के, उनसे मैंने पूछा यार ये इस तरह आप क्यों बात करते हैं जब आता है ना कोई टेस्ट में? उन्होंने बोला हम ये नर्वस सिस्टम चेक कर रहे होते हैं और स्ट्रेस टेस्ट होता है। वहां से मुझे आइडिया मिला। मैंने सिंगिंग और डांस कॉन्टेस्ट तो होते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह का एक शो बनाए जिसमें आदमी की पर्सनैलिटी को चेक करना हो, तो वो जो उसमें गुस्सा भी कर रहे होते हैं ना, वो इसलिए नहीं कर रहे होते कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो इसलिए कर रहे होते हैं हम देखते हैं अगर कल को इसके सामने सांप आया, हाइट आई, तो इसका नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कल को ये बर्दाश्त कर सकेगा। तो वो एक डेयरिंग शो का जो ऑडिशन लेने का कॉन्सेप्ट था, वो वहां से शुरू किया। लेकिन उसको ज्यादा फेम जब मिली जब इंडिया ने कॉपी कर लिया, उससे पहले वो नॉर्मल था। उसके बाद अच्छा इंडिया ने आपको अप्रोच किया क्योंकि दे हैव बीन फॉलोइंग यू एंड। अच्छा, इंडिया की अच्छी बात ये है कि जब ये शो बन भी रहा था इनका रूडीज MTV का,
तो उस टाइम पर भी जो उनके जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पहले ईमेल की थी प्रॉपर कि हम इस तरह करने लगे। हमें उस वक्त फ्रेंचाइज और इन चीज़ों का पता नहीं था। हम तो खुश हो गए यार कॉपी हमने कर ले भाई। हाँ। हमें आइडिया नहीं था कि उस चीज़ को उस चीज़ बेचना भी चाहिए। हाँ सही, मतलब उसको आप मार्केट भी कर सकते लेकिन हो। उन्होंने पूछ के किया, कोई ऐसी चोरी नहीं की, बस उठा लिया और कर लिया, बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी बड़ी नज़र आई कि आपने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो नज़र आती थी कि अगर कुछ कोई ऑडिशंस देने भी आते थे तो उनको बोला जाता था उर्दू में बात करें, और पाकिस्तान के लिए वो उस तरह के क्वेश्चंस भी। असल में लिविंग ऑन द एज का एक चक्कर ये है कि लोग कहते हैं कि लोग ये नहीं समझते, कहते हैं आप ये क्यों बोलते हैं उर्दू में बात करें। मैंने कहा भाई अगर मुझे ऐसा होता तो मैं लिविंग ऑन द एज का नाम शेरदिल रख देता, उसका नाम इंग्लिश में क्यों रखा हुआ है? हाँ। वो इसलिए रखा था ताकि देखिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ होस्ट कि अगर मुझे 4 लोग फॉलो करते हैं ना तो मैं एक अच्छी बात भी उन तक पहुंचाऊं। निफाज उर्दू मैं समझता हूं सबसे अहम चीज है। कोई भी प्राउड फील नहीं करता इंग्लिश बोलने में दुनिया भर में, कहीं भी आप चले जाए, चाइना में जाए, जर्मनी में जाए, दे हेट इट। वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, कहते हैं भाई हम आपकी लैंग्वेज को समझे। तो पाकिस्तान में ना ये जो एक कूल बनने का तरीका है जी, अगर मैंने इंग्लिश बोली है तो मैं चाहता हूँ इसको एलिमिनेट किया जाए। उर्दू एक खूबसूरत लैंग्वेज है, उर्दू एक प्यारी लैंग्वेज है, उसको प्रमोट किया जाए। इंग्लिश के तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही ऐसे हैं कि अगर आप वो फॉलो करने जाएं तो आप कहेंगे इनको अपने रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, खुद नहीं समझ आ रहे कहीं वो लफ्ज साइलेंट क्यों है बीच में, क्या कर रहा है बीच में, उसका मकसद क्या है? जब एक बंदा साइलेंट वर्ड साइलेंट है वो उसके बीच में प्रोनाउंस में है क्यों? बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट शोज आए, एक्सपोज्ड आया, देसी कुड़ियां आए, फिर क्रिकेट चैलेंज के नाम से आया, फिर किंग ऑफ स्ट्रीट मैजिक में आया, ये पूरी सीरीज चलती रही, उसको क्यों नहीं कंटिन्यू? असल में मेरा मकसद, मैं अब शुरू से डायरेक्टर और एडिटर बहुत अच्छा था, तो मुझे शौक नहीं था लिविंग ऑन द एज भी होस्ट करने का। मेरा मकसद ये था कि यार कोई भी ऐसी चीज़ होस्ट करे जो लोग जो है ना कोई और होस्ट करे उसे बेसिकली। तो मकसद मेरा ये होता था कि यार कोई और चीज़ जो है लोगों को दिखाई जाए, कोई और होस्ट जो है उसको होस्ट करे। लेकिन जब कोई नहीं करता था तो फिर मैं खुद ही होस्ट कर लेता था। ये वो कहते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट ना लोगों को समझ नहीं आ रहा होता था, क्योंकि उस जमाने में क्रोमा बेस्ड शोज का ट्रेंड था कि बस बैठ के बात करें। लेकिन आपने हमेशा डिफरेंट किया है। मुझे याद है आपका एयरवाई पे वो एक शो चला करता था जिसमें आप एक चेयर पर बैठे होते थे और ऊपर एक बल्ब लटक रहा होता था जिसको ठाठा आप जो है ना वो कर रहे होते थे, और वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और डिफरेंस जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं बिकता भी है और लोगों को पसंद भी आता है कि अच्छा यार ये क्या कर रहे हैं। तो उस चक्कर में देखना शुरू करते हैं और फिर कंटेंट पसंद आना शुरू हो जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मशहूर टीवी होस्ट और विजय वकारज़का हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा वकार, एक चीज़ बड़ी डिफरेंट सी है, मतलब आपने सिविल इंजीनियरिंग की, फिर आप मीडिया साइड पर आ गए, और मीडिया में आप किस तरह से आए, ये जरा स्टोरी थोड़ी सी सुनाइए। बस फाइनल ईयर था एनएडी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर ऑडिशंस लेने के लिए एआरवाई की टीम आई हुई थी कि हमें करना है। अच्छा, मुझे डायरेक्टर बनने का बहुत ज़्यादा कोई नेक्स्ट लेवल शौक था। अच्छा। मैं सिविल इंजीनियरिंग तो मैंने इसलिए कर ली थी कि बस पेरेंट्स की तरफ से भी था, और एक अच्छी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है लाइफ में। आप अच्छे कैंपस से पढ़ते हैं तभी आपका ना दिमाग खुलता है। ये किसी भी कैंपस को हम ये नहीं कह रहे वो कम है, लेकिन बस ये होता है कि कोशिश करें अच्छी से अच्छी जगह जाए। वहाँ से फिर मैं न्यूयॉर्क चला गया था। न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से एडिटिंग में ही मैंने मास्टर्स किया था। फिर वापस आके एयरवाई से शुरू तो उसी नॉर्मल शोज करना, वहाँ से बेसिकली वहाँ से जब मैं वापस आया ना तब कॉन्सेप्ट ज़्यादा मेरे ग्रो किए हैं। फिर मैंने इनको पुश किया कि यार मुझे, जब पहली दफ़ा मैंने बताया ना कि ऐसा शो करना है जिसमें यार लोगों से कहेंगे कोबरा को किस करना हो ना, ये कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। मैंने कहा यार मैंने इतनी बड़ी, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी हिट एंड ट्रायल पे नहीं चलता। अच्छा। मैं फैक्ट्स पे चलता हूँ, पहले रिसर्च करें। मैंने कहा पाकिस्तान में सिंगिंग टैलेंट इतना नहीं है, पाकिस्तान में डांसिंग टैलेंट अगर है भी तो उसे इनकरेज नहीं किया जाता। सही। बच गया हिम्मत वाली। मैंने कहा हिम्मत की डोमेन में ना आप डांस भी करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे। क्योंकि देखें जब यहाँ पर अगर कोई भी एहतजाज होता है तो कुछ करने को जो होता नहीं है तो सारे लोग बाहर क्यों निकलते हैं? इसलिए नहीं जाते कि उस कॉज की हेल्प करना चाहते हैं, कुछ करने को ही नहीं है। तो वो कहते हैं यार एंटरटेनमेंट फैक्ट के लिए हम निकल रहे। तो उनको मैंने प्लेटफॉर्म देना शुरू किया कि देखिए पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं समझते, गिनीज बुक एक पूरा एक दुनिया में कैटेगरी है जो फॉलो करती है। प्लीज बिलीव इट नॉट, एक पूरी कैटेगरी है। अगर ऐसी चीज नहीं होती, हमने यहाँ पे यूथ फेस्टिवल कराया था, ऐसे ऐसे लोग सामने आए थे, ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिली कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कोई ये भी कर सकता है। So that उसको प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। दैट इज द ओनली, मेरी वजह से वो शो नहीं हिट हुआ, शो हिट हुआ लोगों की वजह से। अगर लोग आके टास्क ही नहीं करें, डेयर ही नहीं करेंगे तो शो में क्या बचेगा क्या? ये लोग पाकिस्तान में इस तरह के शो ज्यादा बढ़ा देने चाहिए। सही। अच्छा, जहाँ पे लोग बहुत इसको पसंद भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और बहुत से लोग नेगेटिव कैंपेन्स पे चलाते हैं। वही बात आगे के सोशल मीडिया पर आप जहाँ पर पॉजिटिव चीजें बता रहे होते हैं, मैं आप डिफरेंट स्टेटसेस भी हम देख रहे होते हैं कि वो आप बड़ी कुछ एक मैसेज होता है और आप फौरन से फेसबुक पर चढ़ा देते हैं कि जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको पता लगे, एक मैसेज कन्वे हो जाए। वहीं पर बहुत से लोग एक नेगेटिव कैंपेन भी कर रहे होते हैं, कुछ कमेंट्स भी। मोहब्बत करने का पाकिस्तानियों का तरीका है। इनको असल में ना देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हमेशा ना 3 बड़े ब्रांड्स हैं और मैं इसमें कोई नहीं, होस्ट की बात करते हैं ना, सबसे पहले आमिर लियाकत है, फिर साहिर लोधी, फिर वकार ज़का है। हम 3 बड़े ब्रांड्स हैं। हमें आप कहीं भी बिठा देंगे ना, लोग देखेंगे, चाहे वो मोबाइल से वीडियो बनाए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, वरना मैं अपने आपको कहता हूं मैं नंबर 1 हूं। हमें पता है आमिर लियाकत हमसे ऊपर है क्योंकि टैलेंटेड है ना, तो इसलिए। फिर
हम लोगों के साथ मसला ये है पाकिस्तान में कि जो हमारा मजहब है, एक आप मैं कहता हूँ सर्वे कर लें, कुरान रट्टा लगाया हुआ है, पता नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। सही, तफसीर अगर नहीं पता। नहीं तफसीर भी छोड़े, आप उर्दू में भाई उसको क्यों नहीं पढ़ना चाहते? आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ा है। दुनिया का वाहिद मजहब, वाहिद फॉलोअर्स है जिनको पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब आप बताएं, अगर इनको सूरह हुजरत का पता हो जिसमें लिखा हुआ है भाई कि किसी के भी आपने बुराई नहीं करनी, किसी को आपने मजाक तक नहीं उड़ाना, किसी की आपने हुर्मत नहीं करनी, मतलब इतना अगर मैं किसी को कहूंगा ना, अभी रिसेंटली स्टेटस था ये आपका, हाँ मैंने कहा सूरह हुजरत क्यों नहीं जाके पढ़ते भाई? हर किसी का नर्वस सिस्टम वकार जगह की तरह स्ट्रांग नहीं है। मुझे कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं गुस्सा नहीं आता आपको? कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ भाई मेरे घर का बिल जब तक आप नहीं भरते ना, मैं नहीं सुनता आपकी बात। आपने देखना है देखें, नहीं देखना ना देखें। जब आपको अगर मेरे अंदर चेंज लानी है, फिर भी एक कैपेसिटी होती है ना, ह्यूमन एक मीटर होता है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आउट हो गया और कभी बहुत कमेंट्स का मैं एक स्टेटस डाल के ना फिर गायब हो जाता हूँ। मैं कभी कमेंट्स भी नहीं पढ़े मैंने आज तक। अच्छा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में टैलेंट क्या है, क्योंकि मजहब पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो इनको पता नहीं कि हम इंसल्ट कर रहे हैं किसी की, दूसरे को क्या फील हो सकता है। अब देखें जितने भी आप फेसबुक पे चीज डालेंगे, वहां पर सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? इंसल्ट, इंसल्टिंग कमेंट्स होंगे। आप अपनी पिक्चर डाल दें, 4 नीचे लोग उल्टे पुल्टे कमेंट ऐसे कर देंगे। आप बोलेंगे है भाई मैं जानती नहीं, जानते नहीं हो, पता ही नहीं है, फिर क्यों कर रहे हो कमेंट? क्योंकि अब मजहब को सही तरह पढ़ा हुआ नहीं है ना। अब इनको हम एक हद तक बता सकते हैं। देखिए जिस मुल्क में इस्लामिक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हार जाती हैं, जिस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें रमजान ट्रांसमिशन में इस्लामिक जितने चलते हैं उनकी रेटिंग 0, तो इसका मतलब क्या है? हम कंटेंट मेकर्स में मसला नहीं है, आवाम के टेस्ट में मसला है। भाई आपने रमजान में भी जब देखना गेम शो है, अफ्तार के टाइम पे म्यूजिक देखना है, उसकी रेटिंग हाईएस्ट आ रही है, इसका मतलब हमें फॉल्ट नहीं है। ऑप्शन है ना, आप उस वक्त तो चैनल स्विच कर लो। रमजान में भी इस्लामिक चैनल की रेटिंग 0, दैट मींस आवाम को जो एक गंदी बिरयानी खानी है देते जाओ बस इनको। सही। सोशल वर्क की तरफ आप कब आए और बहुत मतलब डिफरेंट एंगल्स पर बात करते हैं, सोचते हैं, और ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं, ये कब हुआ? और ये शुरू से ये बस असल में मसला ये बर्मा सीरिया की वजह वो फैशन में थी, न्यूज़ तो मशहूर हो गई, वरना पेशावर भी इसी तरह गया हूँ। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि देखें ट्वीट करना या फेसबुक स्टेटस डालने से मसले का हल निकलने वाला नहीं है। मैं कभी भी किसी मसले पे ट्वीट नहीं करता या फेसबुक स्टेटस नहीं डालता। मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली जाऊँ। सीरिया में मैंने 4 फैमिलीज निकाली होंगी अलेपो से, वो निकाल कर मैं टर्की लाके उन 4 लोगों को मैंने घर दिया कि भाई यहाँ। लेकिन वो अब लोग कहते हैं यार अभी ग्लोबली तो हम कितनी हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा भाई एक फैमिली की भी आप हेल्प कर देंगे ना, वो फेसबुक के स्टेटस फेसबुक का जहादी नहीं बने। सोशल मीडिया पे कीबोर्ड जहादी जो है ना, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, ब्लॉगर्स तबाह कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप सिर्फ अपने मोनेटाइजेशन लेने के लिए, अपने पैसे लेने के लिए कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं अगर मैं सीरिया बर्मा जा सकता हूं तो जितने लोग देख रहे हैं कम से कम अपने गली मोहल्ले का मसला तो हल कर सकते हैं ना। ये अगर वकार जगह वहां गया, कोई मुझे सेलिब्रिटी प्रोटोकॉल्स तो नहीं मिले थे वहां, मैंने उसी तरह ख्वारी काटी है। वो फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद है, हम जरूर उसको भी दिखाएंगे। एक्सपीरियंस कैसा था बर्मा का, खासतौर पर अगर बात करें, क्योंकि बहुत उन दिनों ये खबर सामने आई थी कि वहाँ पर बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, खाने को नहीं दिया जा रहा, उनको कैद बंद कर दिया एक ही जगह पर, उनको एंटर नहीं होने दिया जा रहा। सो आप वहाँ पे जाना आसान था? सबसे पहले देखिए पहली बात तो हाँ नहीं, जाना तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैं थाईलैंड उतर के फिर वहाँ से बाई रोड गया था और कुछ लैंग्वेज का बड़ा बैरियर था। लेकिन वहाँ पर लोगों को हिंदी आती है अगर आप जाएंगे। लेकिन देखें अगर मुझे अपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन wakarzaka.net है, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन की होगी, अगर मुझे उसमें पैसा बनाना हो तो मैं कह सकता हूँ जी वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। तो बर्मा के अंदर जो बेसिकली मसला था ना, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में, पूरे बर्मा में नहीं है। बिल्कुल सही। और वो स्पेसिफिक एरिया में ही वो तमाम मुसलमान हैं, मुसलमान भी नहीं, एक जात है रोहिंग्या, अच्छा उनको मसला है। वरना जो यंगोन में मुसलमान है ना जो है वो पीसफुल है, पीसफुल, उनके पैसे ही बन रहे हैं, अदरक के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी हो रहा है। बिल्कुल सही। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और वो फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे जो इनके बर्मा ट्रिप के और सीरिया ट्रिप के रहे और किस तरह से इन्होंने वहां पर लोगों की हेल्प की। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। रिकमेंड करना चाहूँगा कि देखें कोई भी चैरिटी जमा कर रहा है ना, अगर बर्मा या सीरिया के नाम पे, तो आप उनसे ये पूछें ये चैरिटी वहाँ जाएगी कैसे, क्योंकि उनके पास तो नेशनलिटी नहीं है, तो बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है तो वो लेंगे कैसे, वहाँ हवाला या हुंडी तो हो नहीं सकती। और बर्मा में, पूरे बर्मा में मसला नहीं है ये। इसी तरह जैसे अभी एक बड़ा जो धमाका लाहौर में बड़ा एक वाक़या ऐसा हो गया था, अगर उसमें क्लोज शॉट लें और BBC या जो इंटरनेशनल कोई न्यूज़ चैनल चला दे पाकिस्तान इज बर्निंग, तो इंटरनेशनल दुनिया का सोचे कि पूरे पाकिस्तान में ही हो रहा है। गलत बात है। बर्मा पूरे में ऐसा नहीं हो रहा। यंगोन बिल्कुल साफ है, आप वहां जाएं कोई मसला ही नहीं है वहां पर, और बुद्धिस्ट पीसफुल कौम है। बर्मा में एक कौम है रोहिंग्या, रोहिंग्या है सिटवे के इलाके में। अगर आप देखेंगे मैप पे तो वो है 4-5 हज़ार जो मुसलमान है, उनका मसला
सिर्फ मुसलमानों की हद तक इसलिए है कि बुद्धिस्ट की उनसे जो है एक जातियात पे नस्ली जंग भी है, मजहब की सिर्फ जंग नहीं है, क्योंकि मजहब की हो तो पूरे बर्मा में मुसलमानों का मसला होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये देखना बड़ा जरूरी है। और जो भी चैरिटी ले रहा है बर्मा की, आप बोले भाई ये वकार ज़का वहां गया था, ये क्लेम कर रहा है कि भाई वहां पहुंचती नहीं है चैरिटी, उन लोगों ने कहा है, वीडियोस में कहा है, कभी कोई नहीं आया, सेव द चिल्ड्रन और ये लोग भी नहीं आए। अच्छा, और यहाँ पे तो उसके नाम पे बहुत सी चैरिटीज हाँ, और लोग आगे बंदे दे रहे होते हैं। जैसे सीरिया में अलेप्पो में मैं गया था तो वहां पर भी यही था। अब मैं वहां गया तो उस वक्त वहां पर कोई ऐसा झगड़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा देखें हमें तो भाई अभी रशियन आर्मी नजर नहीं आ रही है। तो लोगों ने बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, फुटेज। मैंने कहा भाई जो अल जजीरा और न्यूज चैनल में फुटेज चल रही है, इनका अपना नुमाइंदा तो कोई वहां गया नहीं कभी। 2013 की फुटेज चला रहे होते, जैसे खबर मिलती है ना वहां बम फट गया, तो ये बीबीसी और ये लोग क्या करते हैं, वो पुरानी फुटेज चला रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा था कामरान खान के शो में जो है वो बर्मा के कह रहे हैं बर्मा में बड़ा जुल्म हो रहा है और 2012 की फुटेज चल रही है। मैंने कहा भाई आप तो खुद गए हैं वहां पर और आपने उससे वहां से लाइव वीडियोस जो हैं वो दिखाई हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंट्री भी हम मुसलसल जो है वो दिखा रहे हैं, तो वो चीजें तो फर्क आ जाती हैं, आपको पता लग जाता है कि भाई ये अभी का सिनेरियो है, अब आप देख लो कि मीडिया पे कौन सी फुटेजेस चल रही हैं। मार सकते थे, मैं कोई वहां सेलिब्रिटी थोड़ी था बर्मा में। सीरिया का क्या? सीरिया में अच्छा मसला क्या है, सीरिया और बर्मा का डिफरेंस समझे। बर्मा में पैसा था ही नहीं रोहिंग्या के पास, तो इन्होंने कभी पैसा देखा ही नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है मेजोरिटी जो है, रोहिंग्या की बात कर रहा हूँ मैं। सीरिया में इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडीज की हुई हैं। अच्छा। अब मसला क्या है, अगर खुदा ना खास्ता आज अगर यहाँ कोई जंग हो जाए, जंग खत्म भी हो जाए, तो एटीएम तो नहीं चलेगा ना हमारा, नहीं चलेगा, बिल्कुल तो सीरिया के मुसलमानों को ज्यादा हेल्प की जरूरत है। मैं भी दोबारा जा रहा हूँ 25 से 26 फरवरी को, जैसी मैं जाता हूँ टर्की के रास्ते, जी टर्की के रास्ते उतर के किलिस के रास्ते जाता हूँ, वहां से बाई रोड। जो होता है वहां से मिशन जो होता है वहां से फैमिली को निकाल के यहाँ लाना है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है ट्रैवल यहाँ करने के, और एजेंट बहुत पैसे मांगते हैं, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाइट कॉलर लोग हैं, वो कहते हैं भाई वीडियो नहीं बनाओ हमारी, हमें नहीं इस तरह एक्सप्लॉइट करो। तो मैं कहता हूँ कि जो बर्मा है ना, इसमें तो फिर भी बेचारे फुटपाथ पे भी सो जाते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने लेविश लाइफ देखी है और अब उनके पास कुछ भी नहीं है, वहाँ ज्यादा मसला है। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से एक बड़ा नेक काम है कि उनको एक दोबारा से जिंदगी की तरफ लाना और सेटल करना। ये अच्छा, ये आइडिया कैसे आया आपको कि मुझे बाहर जाकर उन लोगों को हेल्प आउट करना है? ट्रैवलिंग में बहुत करता हूँ, मैंने तकरीबन 109 मुल्क घूमे हुए, और भी बाकी कहते तो हैं 186 मुल्क हैं, ओलंपिक्स के मुताबिक देखें तो 205 बन जाते हैं। इसका भी अभी तक ना डिसाइड नहीं हुआ कि हैं कितने दुनिया में, लेकिन आपका प्लान है कि पूरी दुनिया हाँ पूरे खत्म करना है। तो मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, तो मुझे पता है ट्रिक्स एंड टिप्स क्या होती हैं वीज़ा लेने की या इमिग्रेशन से क्रॉस होने की। तो मुझे जब पहली दफ़ा बर्मा की जब खबर बहुत हुई ना 2015 में, तो चैरिटी का काम मैं पहले से करता था, और मैं कभी किसी उस वक्त मैं फेसबुक पे पोस्ट करता था, तो क्योंकि पेशावर या उसका वाकया इस तरह का नहीं होता था, तो लोगों ने उस तरह नहीं सोचा इंटरनेशनली। मैंने हमेशा मोबाइल उठाता हूँ और चला जाता था, तो वहाँ से मुझे लोगों ने कुछ कहा यार बर्मा तो यूके में था मैं, तो वहां पर किसी ने कहा जी हम बर्मा के लिए चैरिटी जमा कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये जाएगी कैसे, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैंने कहा मुझे भी बर्मा जाना है। बोला वहां तो जा ही नहीं सकते। मैंने भाई जब जा नहीं सकते तो चैरिटी कैसे जा रही है, तो वो मुंह छुपा के चला गया। फिर मैंने कहा यार मैं खुद जाके देखता हूँ, तो पता चला वीजा नहीं मिलेगा। मैं थाईलैंड उतरा, थाईलैंड से बाई रोड गया, तो वहां से मेरे अंदर ये चीज आई थी कि यार ऐसे एरियाज में अगर मैं अपने आप को कहता हूँ जी वकार जगह बहुत बड़े डेयर डेवल है, तो सांप को करके दिखाना पड़ेगा। सांप को किस करना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है, दैट इज ओनली फॉर टीवी। लेकिन ओरिजिनली जो हिम्मत का काम है, जो मैं हर एक को कहता हूँ, वो ये कि भाई उन जगहों पे जाके हेल्प करो, बेशक एक बंदे की हेल्प करो, लेकिन आप हेल्प करना शुरू करो, ये हिम्मत वाला काम है। लिंक और चेन जो है वो खुद आप अपना बनती रहती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अभी एक जिक्र किया था शुरू में कि फेसबुक से पैसे कमा लिए जाते हैं, ये क्या ट्रिक है? अच्छा, फेसबुक से नहीं है, वो है यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब पे आप नॉर्मल एक अकाउंट बना लें, पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, अब पाकिस्तान में भी खुल गया है। अच्छा, कंटेंट आपने ऐसा बनाना है कि जो दुनिया भर में ज्यादा देखा जाए। इंग्लिश में करें ज्यादा बेहतर है, या उर्दू या पंजाबी में करें। पंजाबी में इसलिए करें क्योंकि दुनिया भर में पंजाबी बोली जाती है, क्योंकि सिख भी आ जाते हैं, इंडियंस भी आ जाते हैं, बड़ी मार्केट कवर हो जाती है। फायदा क्या है कि जो व्यूज पाकिस्तान से बाहर आएंगे ज्यादा, तो फिर आप पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। अच्छा। एक छोटा सा मैकेनिक्स उसका ये होता है कि अगर 30 मिनट्स का कंटेंट है और आपके 1000 व्यूज हो गए पाकिस्तान से बाहर, तो वो बन जाते हैं $100 के करीब। अच्छा, हाँ, और वो YouTube पे करता है। हाँ, YouTube, और हर महीने की 15 तारीख को आपके पास पैसे आ जाते हैं। अच्छा, जितने व्यूज है, और ये रेंटल इनकम है। फर्ज करें ये शो आज बनाया आपने, आज इसका स्पॉन्सर आप लेने जाएंगे, तो वो आपको स्पॉन्सर तो सिर्फ आज के पैसे देगा, जब ये रिपीट होगा तब तो नहीं देगा। और जब कभी आपने चलाना नहीं। लेकिन यही चीज अगर यूट्यूब पे हिट हो जाती है, और यूट्यूब के ऊपर आपका कंटेंट है एटलीस्ट 30 मिनट्स का हो तो अच्छा है। लोग बेवकूफ़ी करते हैं, 5 मिनट का बना रहे होते हैं, कहते हैं इसमें व्यूज जितना ज्यादा होगा उतना इंटरेस्ट लोगों को डेवलप होगा, वो देखेंगे। अगर ये वहां डाल दें तो इस महीने अगर 15 व्यूज है
तो 15 व्यूज का $1 बना या जो भी बना अमाउंट वो वेरी करता है। वो जो मैंने अभी बताया वो एग्जांपल है जी जी। तो वो हर डेमोग्राफिक के हिसाब से वेरी करता है। तो उसमें क्या होगा कि आज जो व्यूज है 15 उसके पैसे मिल गए, अगले महीने इसी वीडियो पे जितने व्यूज है तो रेंटल इनकम है वो। दैट्स अमेजिंग कि वो जब जब जितनी जितनी दफा देखा जाएगा और अगर आप उस लिमिटेड जो भी उन्होंने अमाउंट दी हुई है उसको क्रॉस करोगे तो उतने हिसाब से हर महीने 15 तारीख को नंबर जैसे बढ़ते जाएंगे। $100 मिनिमम आपके वहां बन जाते हैं तो वो ट्रांसफर। ये वैसे आपको कैसे समझ आया? ये तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता होगा। रिसर्च, ये दिस इज इंटरेस्टिंग। और मेरे ख्याल से गोरे इसीलिए आगे हैं कि वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं और इस चीज को आगे लेकर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और इससे आप बहुत से काम कर भी सकते हो। और आपने सही कहा कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, टीवी में मतलब लोग आ ही जाते हैं। टीवी में सही है, टीवी समझ लें यूनिवर्सिटी है, वो स्कूल है। हाँ। आप वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही। साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, जहां पर उसके प्रोस हैं कॉन्स भी हैं। सो साइबर क्राइम के हवाले से आप काफी आवाज बुलंद करते हैं। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं बहुत बिलीव ये करता हूँ हमेशा से कि जितनी भी लड़के लड़कियां आप इनको रोक नहीं सकते एक दूसरे से प्यार करने से, एक दूसरे से घूमने फिरने से। एक तो उन लड़कों के लिए सख्त सजा होनी चाहिए जो बेसिकली कभी भी किसी लड़की के साथ किसी भी अफेयर में, अब वो उनका पर्सनल मसला, शादी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जी हम ये बोले नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो पाकिस्तान में होते ही नहीं है, एक बेकार किस्म की बात है। मसला ये कि लड़की को भी चाहिए कि यार आपके साथ अगर एक लड़का है, आप कुछ भी कर रही हैं, आप वीडियो क्यों बनने देती हैं? वो सेल्फी के चक्कर में वो क्यों लड़के, और ऐसे लड़कों को कोड़ों की सजा होनी चाहिए जो लड़की के साथ घूमते फिरते हुए उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं या फिर उसकी पिक्चर्स लीक कर देते हैं। ये लड़कों में एक ट्रेंड बना हुआ है कि जी हम किसी लड़की के साथ गए, उसकी पिक्चर बना ली, उसको पता है कि भाई इतनी ज्यादा लड़कियां तो मिलनी नहीं, अब इस लड़की की पिक्चर अपने दोस्तों को दिखाते हैं, यार मेरे साथ ये कर रही तुम्हारे साथ भी कर सकती है, ये लो नंबर भी। ये एक बहुत ही कल्चर है। तो साइबर क्राइम, मैं जितनी भी लड़कियां उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक वेबसाइट है www.nr डिजिट वाला 3 nr3c.gov.pk या साइबर क्राइम पाकिस्तान सर्च करें, वहां पर आप एक एफिडेविट डाल दें जी कि मेरे इस लड़के ने लिखी है। अगर मैंने आपको मैं लॉ बता देता हूं, मैंने आपकी पिक्चर खींची, ठीक है, और मेरी परमिशन के बगैर, हाँ, और मैंने पोस्ट कर दी पब्लिक, या मैंने कहा जी ये तो मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था, मेरा एक सोशल मीडिया जैसे पेजेस बने हुए ना आजकल कि जी हमने तो अवेयरनेस लॉ में नहीं है। अगर मैंने पूछे बगैर आज हमारा ये शो जो है कोई पोस्ट कर देता है तो आप कानूनन उस पे लगा सकते हैं और 3 साल कैद है। 3 साल आपने कहा वकार लगा ने मेरी पिक्चर मेरे से पूछे बगैर ठीक की है, मुझसे कोई रिटर्न परमिशन नहीं ली इसने, हाँ मैं आपकी पिक्चर खींचूं व्हाट्सएप पे मैंने किसी दोस्त को भेज दी, उस पे कोई लॉ नहीं है। लेकिन जब ये चीज पब्लिकली अगर लगा दी और उस पे कमेंट से मुझे इंसल्टिंग फील हो रहा है तो आई कैन कंप्लेन अबाउट इट। नहीं भी हुआ तो भी आई कैन कंप्लेन अबाउट इट। 3 साल कैद है। अच्छा 3 साल लाहौर के अंदर। अच्छा ये तो हमारा हाल है कि हमारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वो कहां प्रोटेक्ट करते हैं। लड़कियां जाती नहीं है। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके मसले मसाइल हुए, उनको खुद हम साइबर क्राइम में लेकर गए। देखिए मैं ये कहता हूं कि किसी ने पर्सनली अपनी कोई वीडियो कपड़ों में बनाए, उसके बगैर बनाई, उसका पर्सनल फेल है, उसको पब्लिक पे जो बंदा डालता है ना उसको कानूनन जुर्म होना चाहिए। ये नहीं कोई कह सकता लड़की ने ऐसा काम क्यों किया, भाई कर लिया उसकी मर्जी, जो मर्जी करे, आप कौन होते हैं? लॉ आपको इस हद तक प्रोटेक्ट करता है। और मेरे ख्याल से इस चीज को अब समझने की जरूरत है और स्टैंड अप होने की जरूरत है, लड़की को आना चाहिए। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में टैलेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान में ना मेहनत का जज्बा जीरो है। अच्छा मेहनत नहीं करते लोग। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं, अब देखें ना एमबीए करना है तो लम्स और आईबीए है, यूनिवर्सिटी एनएडी हो गई, आप बाकी कैंपस भी देखें, डाउ मेडिकल, जब जो बड़े कैंपस है ना वहां पर स्कॉलरशिप पे भी लोग जाते ही हैं। जिसने तरक्की करनी होती है वो कहीं से भी कर लेता है। मलाला को नोबेल प्राइज नहीं मिला, नोबेल नहीं मिला, या डॉक्टर अब्दुल सलाम को नहीं मिला, इनकी हिस्ट्री तो देखें कहां से कहां पहुंचे हैं। मकसद ये मेहनत का जज्बा नहीं है, ये चाहते हैं घर पे आ जाए भाई हमारे। भाई आपको टीवी चैनल पे आना पड़ेगा, ख्वारी करनी पड़ेगी, ऑडिशन देना पड़ेगा, फिर आप आएंगे। यहाँ पर टैलेंट, देखिए टैलेंट क्या होता है, मैं समझता हूँ जीनियस लड़के से ज्यादा हार्डवर्किंग लड़का ज्यादा बेहतर है। इसलिए कि भाई टैलेंट का अचार डालेंगे अगर आप घर पे बैठे हुए। यहाँ पाकिस्तान में मेहनत का जज्बा इतना जीरो है, शॉर्टकट चाहिए। आप पूछेंगे मैं इतना यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ, क्या करना है, फेमस होना है। अच्छा फेमस होने का प्लान क्या, बस फेमस होना है। अबे भाई प्लान क्या है, तरीका क्या है, रोड कौन सी है? यहाँ ऑडिशन देने आते हैं ना लोग, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप उनसे बोलेंगे अच्छा जी चलें कुछ करें, आप बताएं मैं क्या करूँ। अबे भाई तुम अपनी तैयार, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक स्क्रिप्ट याद ही करके आ जाओ किसी का जिसको कॉपी कर रहे हो। बिल्कुल सही। आप ऑडिशन देने आए हो, एंकरिंग के लिए अगर ऑडिशन देने आए हो तो कम से कम घर से तैयारी करके तो उसको छाप दो उसका स्क्रिप्ट, तो वो तैयारी नहीं करके आते। और टैलेंट मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस चीज की बहुत जरूरत है कि देखें यहाँ शऊर नहीं है लोगों में, जो पढ़े लिखे लोग भी सिग्नल तोड़ते हैं। तो ये बड़ा चक्कर है कि इनको शऊर लाने के लिए ना हुकूमत नहीं कुछ कर सकती, इनको खुद कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। वेल टाइम के हम कैदी रहते हैं और वक्त मेरे पास खत्म हो गया।
वेल इट वाज अ प्लेयर और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। गुड लक फॉर ऑल द वर्क जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। अल्लाह ताला उसमें हमेशा आपको कामयाब करता रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।